द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न बिहार हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने GS2 का कंप्लीट इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा कवर किया है। हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है वो भी पूरा कर लिया है। हम लोगों ने ऐसे और डेटा इंटरप्रिटेशन का सारा नोट्स टेलीग्राम पर देख लिया है और उससे रिस्पेक्टिव वीडियो भी टेलीग्राम पर अपलोडेड है। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ एक टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा 17 बीपीएससी मेंस की कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपया खर्च के करवाई जा रही है। सारा का सारा वीडियो ऑलरेडी 90-95% अपलोडेड है टेलीग्राम पर और यूट्यूब पे। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं और टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करके तैयारी को कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं संथाल अपराइजिंग, कॉजेज, कंसिक्वेंसेज एंड इम्पैक्ट। तो संथाल अपराइजिंग को बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल था, और कार्ल मार्क्स ने अपने जो बुक है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री उसमें इसके संथाल अपराइजिंग को मेंशन किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने मेंशन किया है। उसके बाद इनका जो एम था, स्वराज एज द अल्टीमेट एम ऑफ द मूवमेंट, इस तरह से इसे बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि संथाल रिबेलियन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइंड मैप बना हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे भी इस तरह से याद कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों को दिखाना है व्हाट इज संथाल अपराइजिंग, सब अल्टर्न अप्रोच क्या था वो दिखाना है, फिर नेचर ऑफ अपराइजिंग दिखाना है, इंट्रोडक्शन लिखना है कि संथाल कौन थे। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो उसमें हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर संथाल ने पहाड़िया को कैसे पुश किया और खुद वो सेटल हो गए, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुआ, डेटा कैसे दिखाना है, ये सब जो साइड में माइंड मैप लिखा है उससे भी आप लोग इसमें हेल्प ले सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि संथाल स्टार्ट सेटलिंग डाउन इन द फुटहिल ऑफ राजमहल अराउंड 1780s। अगर हम लोग राजमहल की पहाड़ियाँ बनाएं तो इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं, इस तरह से कुछ झारखंड का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखने को मिलेगा और इधर हमारा स्टेट बिहार है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है भागलपुर, बांका, उसके बाद साहेबगंज, गोड्डा, ये वाला जो रीजन है देवघर, ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग संथाल परगना कहते हैं, या राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ पे पहाड़ है एक तरह का काइंड ऑफ, जिसे हम लोग डेक्कन का प्लेट्यू कहते हैं, उसका एक पहाड़ है, इसे ही हम राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं और इसी के आसपास का क्षेत्र को हम लोग संथाल परगना कहते हैं। तो इसी वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो संथाल्स जो है वो सेटल हो जाते हैं फुटहिल ऑफ राजमहल में 1780s में, और इसमें उनका बहुत बड़ा हेल्प करते हैं ज़मींदार, महाजन और ब्रिटिशर्स। यानी कि संथाल एक्चुअली में राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले नहीं थे, पहले वो कहीं और रहते थे, बट उन्हें ब्रिटिशर्स जानबूझकर सेटल करते हैं राजमहल की पहाड़ियों में। और जो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे, पहाड़िया ट्राइबल्स, उन्हें पुश कर दिया जाता अंदर जंगलों में और माउंटेन और हिल्स में, ताकि संथाल वहाँ पे स्टैब्लिश हो सके। अब ब्रिटिशर्स का इसके पीछे चाल था। तो ये हम लोग देखते हैं अब कि ये ऐसा क्या हो रहा था। तो संथाल्स जो है वो सक्सेसफुली पुश कर देते हैं पहाड़िया को अंदर, और फिर वो खुद सेटल हो जाते हैं और उनके लैंड को ब्रिटिशर्स जो है दामिने को नाम से दे देते हैं, जिसका मतलब होता है कि लैंड ऑफ द संथाल्स, यानी संथाल का लैंड उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है और पॉपुलेशन संथाल का बढ़ने लग जाता है। यानी कि जो पॉपुलेशन, इसे आप लोग इसे दिखा भी सकते हैं, जो 40 विलेज था 1838 में, वो बढ़ करके 1851 में 1473 विलेज हो गया। यानी कि इतना जल्दी इतना सारा गांव बस गया था संथालों का, और 3000 जो पॉपुलेशन था वो बढ़कर करीब 82,000 पॉपुलेशन हो चुका था। इतनी तेज़ी से संथाल का पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि वो वहाँ पर सेटल हो जाए। इनिशियली ज़मींदार, महाजन, साहूकार, ब्रिटिशर्स सब उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि वो सेटल हो जाए, बट जैसे ही वो सेटल हो जाते हैं स्टेट जो है वो हेवी टैक्स लगाने लग जाता है। मनी लेंडर्स मनी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, ज़मींदार उनकी ज़मीन को हड़पने लगते हैं। इसके पीछे का रीजंस था कि ब्रिटिशर्स खुद नहीं चाहते थे कि वो ट्राइबल से झगड़ा मोल ले और पहाड़िया ट्राइब से उलझे और उतना परेशान हो। वो चाहते थे कि ये परेशानी कोई दूसरा झेल ले, इसीलिए वो लोग चाह रहे थे कि संथाल्स जो है वो पहाड़िया को पुश करके खुद वो ज़मीन को फर्टाइल बना के वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट करें, और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा तो सब मिलकर उनसे इंटरेस्ट लेंगे और उसका फिर यूज़ करेंगे। यही ब्रिटिशर्स चाहते थे। तो इसीलिए संथाल्स को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद संथाल जमींदार, महाजन सब मिलकर संथाल्स को परेशान करने लगे और बहुत ज़्यादा पैसा लेने लग गए। और जो ये बाहरी लोग थे उन्हें संथाल डीकू कहकर बुलाते थे। तो जो रिबेलियन हुआ संथाल के द्वारा उसका इकोनॉमिक कॉज था। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में देखिए 3 कॉज लिखे हैं। लोन ट्रैप, कि महाजन जो है वो ज़्यादा लोन दे रहा था और उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता था, जिसके कारण संथाल लोन ट्रैप में फंस गए। फॉरेस्ट लॉ ट्रैप, यानी कि
जैसे ही संथाल सेटल हो गए तो वहाँ पे जो एरिया था वो अब घने जंगल ना रह के थोड़ा कंटेन हो गया वो एरिया, मतलब कि आने जाने लायक बन गया। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे फॉरेस्ट लॉ लगा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और फिर जंगल से लकड़ी और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब कलेक्ट करने पर बैन लग गया, जिसके कारण संथाल को काफ़ी दिक्कत होने लग गई। उसके बाद फिर ज़बरदस्ती फोर्सफुल उनसे रेलवे ट्रैक बिछवाया जाने लग गया बंगाल और बिहार झारखंड के जो ट्राइजेक्शन वाला क्षेत्र है वहाँ पे आसनसोल वाले रीजन में। इसके कारण क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कॉज होता है संथाल बुरी तरह इस 3 रीजन्स के कारण फंस जाते हैं। जो भागलपुर बर्दवान वाला जो लाइन था, जो यहाँ पे ऐसे झारखंड है इस तरह से, यहाँ पे ऐसे ऊपर में बिहार है और यहाँ पे ऐसे बंगाल, तो ये भागलपुर बर्दवान वाला जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन को बिछाने का काम ज़बरदस्ती इनसे करवाया जा रहा था। रिलीजियस कॉज क्या था रिबेलियन का कि चार्टर एक्ट 1813 पास हो गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स अब डायरेक्टली यहाँ पे प्रीच कर सकते थे और मिशनरीज खोले जा रहे थे जो कि ट्राइबल को कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। दूसरा, पहला तो कि वो अपना रिलीजन को प्रमोट करते थे और कन्वर्ट कराना चाहते थे। दूसरा ये कि जो ट्राइबल्स के जो प्रैक्टिसेस थे उन्हें डिसरिगार्ड करते थे और उनके इंसल्ट करते थे रिलीजियसली। तो ये कारण हो गया रिलीजन का। सोशल कॉज जो था कि मुंडा मानकी, उसी तरह से संथाल, उरांव, भूमिजी, जितने भी ट्राइबल्स होते हैं उनका अपना एक ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग होता है और वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक टाइप का होता है। तो जब ब्रिटिशर्स अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं तो वो चाहते हैं कि ब्रिटिश जो है वही सुप्रीम रहे, तो ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो किया जाए। तो अगर संथाल ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया जाता है और उस पर बैन लगा दिया जाता है। और ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंध जाए। तो ये सब कुछ बेसिक रीजंस थे जिसके कारण संथाल जो है वो रिबेलियन कर देते हैं। और इसका जो इमीडिएट इफेक्ट कॉज था वो था कि 1855 में एक माइनर थेफ्ट होता है, जिसके कारण जो लोकल पुलिस है वो कुछ संथाली लोगों को अरेस्ट करके बहुत ज़्यादा हरास करती है, जिसके कारण संथाली एंग्री हो जाते हैं और जो पुलिस के लोग थे पुलिस स्टेशन उसे जला देते हैं, वहाँ के लोगों को पुलिस को मार देते हैं, जिसके कारण संथाल रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। और ये रेबेलियन 30 जून 1855 को स्टार्ट होता है और इसको लीडरशिप प्रोवाइड किया था सिद्धू कानू ने। और इसमें करीब 6,000 संथाली इनिशियली स्टार्ट किए थे ये रेबेलियन, पर बढ़ते बढ़ते ये 60,000 तक पहुंच गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने जो रिबेलियन होता है उसका बस वही सब कॉमन हम लोग को चीज़ लिखना है कि सोल्जर्स बढ़ने लगे, सिद्धू कानू ने अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड किया, उन्होंने रिलीजन का यूज़ किया बहुत अच्छे कि गॉड ने उन्हें प्रोवाइड किया है इंसाइट की, सिंह बोंगा नाम के गॉड हैं, उन्होंने इंसाइट प्रोवाइड किया है कि हमें दिकूज यानी बाहरी लोगों से लड़ाई करना है और दामिनों को यानी कि लैंड ऑफ द संथाल्स को बचाना है। उसी तरह उन्होंने जो भी ब्रिटिशर्स के सिंबल थे उनसे पर अटैक करने लग गए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, मिशनरीज जो भी थे उन्हें साहूकार, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार इन पर अटैक करने लग गए और ये जो रीजन है वो पूरा फैल गया, मतलब कि ये रिबेलियन पूरा फैल गया, धनबाद, भागलपुर, सिंहभूम, वीरभूम पूरे क्षेत्र में फैल गया और इस तरह से इसमें जो ट्राइबल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया। तो ये सब होने लग गया। तो फिर ब्रिटिशर्स क्या स्टेप लिए कि यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में लिखा हुआ ब्रिटिशर्स स्टेप लिए कि पहले तो मार्शल लॉ लग गया लैंड में, यानी कि हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गया। उसके बाद सेंट मेजर बैरो विथ 10 बैटेलियंस, यानी 10 बैटेलियंस के साथ मेजर बैरो को भेजा गया कि मूवमेंट को कंटेन किया जाए, बट वो मूवमेंट फेल हो जाता है, बैरो मारा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कैप्टन अलेक्जेंडर को भेजा जाता है और बड़ी आर्मी के साथ, और लेफ्टिनेंट टॉमसन को भेजा जाता है, और इन दोनों ने मूवमेंट को कंटेन कर लिया और मोस्टली जितने भी संथाली रिबेलियंस थे उन्हें लगभग सबको मार दिया गया और सिद्धू कान्हू जो है उनका डेथ हो जाता है, उन्हें हैंग कर दिया जाता है, जिसके कारण ये मूवमेंट जो है ख़त्म हो जाता है। बट ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ चुकी थी कि मूवमेंट जो है ऐसे नहीं चलेगा, सभी जगह ट्राइबल्स के साथ ऐसा ही होगा और ऐसा ही रिबेलियन हो सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए ताकि फ्यूचर में ऐसा रिविलियंस ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि संथाल परगना जो है उसे नॉन रेगुलेटिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। उसी तरह से लीगल क्या लिया गया प्रोविज़न कि प्रोवाइडेड विलेज हेड एंड विलेज ऑफिशियल्स, यानी कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे रीस्टोर कर दिया गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट नेशनल मूवमेंट था जिसमें संथालीस पार्टिसिपेट की और ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था फिर बाद में जो ट्राइबल मूवमेंट हुए उनके लिए। सिद्धू कान्हू ने बहुत अच्छा लीडरशिप दिखाया था और 1857 का ये प्रीकर्सर था। ये हो गया संथाल रिबेलियन। यहाँ पे देखिए इसमें मैप बनाकर दिखाया गया है कि कौन से रीजन में ये हुआ था। अब हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा रिबेलियन। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने कॉजेज़ जो है ट्राइबल कॉजेज़ वो सब सेम रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा मूवमेंट। ये जो था वन ऑफ द पीक था ये ट्राइबल मूवमेंट का, यानी कि सबसे ज़्यादा वायलेंट, सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ट्राइबल मूवमेंट था वो बिरसा मुंडा का ही
मूवमेंट था। और आपको ये बात जानना चाहिए कि संसद भवन में एकमात्र ट्राइबल लीडर जिनका मूर्ति स्थापित है वो बिरसा मुंडा जी ही हैं, और इन्हीं के बर्थ पे हम लोग जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इनके बारे में। तो ये जो मोस्ट वॉयलेंट या फिर मोस्ट लार्ज ट्राइबल मूवमेंट था ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इन्फ्लुएंस था बॉक्सर मूवमेंट चाइना से, बट ये मतलब कि एग्ज़ाम में लिखने के लिए ये पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड कि मुंडास जो थे उन्हें बहुत पहले से हरास किया जा रहा था। 1820 में हो मूवमेंट होता है, 1830 में कोल मूवमेंट होता है, उसी तरह से उसके बाद हो और कोल के बाद सरदारी मूवमेंट चल रहा था, जिसके कारण मुंडा सरदार को बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा था। और इसी का सबका आउटकम जो था वो बाद में फिर बिरसा रिबेलियन के रूप में बाहर आता है। प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जो सरदारी मूवमेंट था उसके कारण मुंडास जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साहूकार ज़मींदार इन सब के अगेंस्ट। और ये इनका भी जो सिस्टम था, जैसे हमने देखा ऊपर संथालीस का जैसे मुंडा मानकी सिस्टम, संथालीस का जो मानकी सिस्टम था, और इसी तरह से मुंडास का था खूट खाटी सिस्टम। तो ये भी इनका एक ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जिसे बैन कर दिया गया था। इकोनॉमिक कॉज में फिर वही सब हो जाएगा कि खूट खाटी सिस्टम को बैन कर दिया गया था, फॉरेस्ट लॉ लगा दिया गया था, इन पे बहुत ज़्यादा लोन लिया जा रहा था, यही सब कॉज होगा। रिलीजियस कॉज भी वही होगा कि चार्टर एक्ट के कारण इनको कन्वर्ट किया जा रहा था, इनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उन्हें डिसऑनर किया जा रहा था। पॉलिटिकल कॉज यही होगा कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया गया था, अपना लॉ इम्पोज कर रहे थे, यही सब होगा। उसके बाद हम लोग मुंडा रिबेलियन को 3 फेज़ में देखते हैं, एक 1890 से 1894 तक। तो इसमें क्या होता है कि जो मुंडा रिबेलियन था स्टार्टिंग में ये नॉन वायलेंट था, और ये एक काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट था जिसमें सोशल प्रोग्रेस की बात की जा रही थी बिरसा मुंडा जी के द्वारा। तो बिरसा मुंडा जी जो थे वो पहले वो थे आदिवासी यानी कि ट्राइबल, बट उन पे उनका एजुकेशन जो हुआ था वो क्रिश्चियन मिशनरी में हुआ था, जिसके कारण उन पर जो है मिशनरीज का इन्फ्लुएंस था स्टार्टिंग में। फिर वो आनंद पांडे के कांटेक्ट में आते हैं और वो हिंदुइज्म या वैष्णविज्म के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और उसके बाद उन पर ट्राइबल इन्फ्लुएंस तो ऑलरेडी था ही क्योंकि वो ट्राइबल थे। तो उन पर ये हम लोग जानते हैं कि इस तरह से ये डायग्राम है कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म और ट्राइबलिज्म तीनों का इन्फ्लुएंस था, और इस कारण से उनका जो आइडियोलॉजी था वो तीनों का मिक्स था और एक बैलेंस्ड आइडियोलॉजी उनका था। और उन्होंने सोचा था कि ट्राइबल्स को रिफॉर्म किया जाए सोशली। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि मेंबर्स का प्योरिफिकेशन किया जाए, वो अल्कोहलिज्म, फैनेटिज्म ये सब नहीं करें, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करें, जनेऊ धारण करें, तुलसी की पूजा करें, इस तरह का उनका कुछ था। उसी तरह से उनका कहना था कि ये सब उन्हें गॉड सिंह बोगा ने कहा है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए जिससे कि मुंडा राज इस्टेब्लिश हो जाएगा और ट्राइबल्स जो हैं वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ मूव करेंगे। ये एक सोशल फेस था जो 94 तक चला, 1894 तक। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, और जो लोग हरास हो रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा तो वो इनसे आते थे और कंसल्टेशन लेते थे, जिसके कारण फिर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और एंटी ब्रिटिशर्स सेंटिमेंट इनमें आ रहा था। जिसके बाद इन्होंने एक प्लान बनाया कि एंड करना है हमें ब्रिटिश रूल को, इंडिपेंडेंस करना है आउटसाइडर से और इस्टेब्लिश करना मुंडा राज को। और धीरे धीरे ये जो इनके मेंबरशिप्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, करीब 6000 हो गए थे। इन्होंने नेग्लेक्ट करने स्टार्ट कर दिया अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स को, टैक्स पे करने से मना कर दिया। ऐसा इनका पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है 1895 में और जेल भेज दिया जाता है। और जो डायमंड जुबली था, क्वीन विक्टोरिया का बर्थ डेट था डायमंड जुबली, तो उसके कारण इन्हें फिर रिलीज़ कर दिया जाता है जेल से 1898 में। जब ये जेल से रिलीज़ होते हैं तो ये और ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और वायलेंट प्रोटेस्ट फिर इनका स्टार्ट होता है। और ये ब्रिटिश सिंबल्स जितने थे सब पे अटैक करते हैं, जैसे स्कूल, ऑफिस या जो भी पुलिस चौकी जो होती है वो सब जगह मिशनरीज सब पे अटैक करते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्राइबल लैंड को फ्री कर दिया जाए ब्रिटिशर्स से। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, रिवॉल्ट को कर्ब कर दिया जाता है स्ट्रीटफील्ड नाम के ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, और इन्हें अरेस्ट करके रांची के जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां बाद में इनका 9 जून 1900 में कॉलेरा से डेथ हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा बिरसा रिबेलियन का। इसका भी इम्पैक्ट रहता है कि बिरसा रिबेलियन इतना ज़्यादा वायलेंट था और इनका डेथ के बाद भी इतना ज़्यादा पॉपुलर था और आज भी इतना पॉपुलर है कि इसके कारण से 1903 में खूट कट्टी सिस्टम को फिर से रीस्टोर कर देते हैं ब्रिटिशर्स, ताकि फिर से रिबेलियन ना हो। 1905 में खूंटी और गुमला को सब डिवीज़न बना दिया जाता है, जो कि पहले रांची डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट था, बट इसे खूंटी और गुमला को सब डिवीज़न बना दिया जाता है और बाद में फिर ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बन जाते हैं। उसी तरह 1908 में छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट पास होता है, ताकि ट्राइबल्स के लैंड को कोई अपने में ना मिला ले और ट्राइबल्स का लैंड को प्रोटेक्शन मिले।
उसी तरह से एक्सप्लॉयटेटिव फोर्स लेबर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये बिरसा का रेबेलियन का इम्पैक्ट था कि ये आज भी इतना ज़्यादा पॉपुलर है, और जहाँ भी ट्राइबल रिबेलियन होता है तो बिरसा मुंडा का नाम जरूर आता है। तो ये हमने देख लिया बिरसा रिबेलियन। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे थॉट्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, हम लोग थॉट्स को थोड़ा सा समरी टाइप से देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है और ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का होता है। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का थॉट। तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में जोरसैंको नाम का जगह जो बंगाल में है वहाँ। इनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर और मदर का नाम था सरला देवी। तो ये बहुत रिलीजियस पर्सनैलिटी थे इनके फादर, और इसके कारण इनके ऊपर थोड़ा सा रिलीजन का भी प्रभाव पड़ा था। और इन्होंने बहुत सारा बुक्स लिखा था, जैसे कोरी और कमल, प्रभात संगीत, उसी तरह से गीतांजलि, ये सब इनके लिटरेरी वर्क्स थे। अब हम लोग देखते हैं पैट्रोटिज्म पे इनका आइडिया। तो इनका आइडिया था, ये हम लोगों ने सिंपल एक समरी लिख दिया है यहाँ पे, कि इनका आइडिया जो था वो ज्योग्राफी पे बेस्ड नहीं था, आइडिया पे बेस्ड था। यानी कि पैट्रोटिज्म एक आइडिया है, एक ज्योग्राफी बेस्ड नहीं है। मतलब ये कि पैट्रोटिज्म ऑन द लव ऑफ हिज मदर लैंड, बट ही रिजेक्टेड पैट्रोटिज्म ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस। पैट्रोटिज्म ऑन द हायर आइडियाज ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ये कि इनका मानना था कि इंडिया जो एक नेशन है वो एक टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, इंडिया बस एक आइडिया है जिसे हम लोगों को चेरिश करना चाहिए, ना कि इंडिया एक बाउंड्री में हम लोग इसे फिक्स कर सकते हैं। ये बेसिकली इनका आइडिया था कि आई लव माई इंडिया बट माई इंडिया इज़ एन आइडिया एंड नॉट अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन। यानी इनका मानना था कि इंडिया अ काइंड ऑफ कंट्री नहीं है, एक आइडिया है। इस तरह से इनका मानना था पैट्रोटिज्म का। आइडिया ऑफ एजुकेशन इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया था। जैसे एजुकेटिंग चिल्ड्रन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ह्यूमन बीइंग फॉर फ्रीडम पीस एंड जस्टिस के लिए एजुकेशन जरूरी है। गेनिंग द टीचिंग एफिशिएंसी, उसी तरह से इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, जैसे कि इन्होंने कहा था कि जैसे इन्होंने बनाया था शांति निकेतन, विश्व भारती, ये सब बनवाया था, विश्वविद्यालय बनवाया था। और उसके बाद इनका कहना था कि इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, हमें इसे नहीं सीखना चाहिए। बॉयहुड इज़ वेस्टेड इन फॉरेन डिक्शनरी, ऐसा इनका कहना था। इसीलिए हमें मदर टंग में एजुकेशन लेना चाहिए। एजुकेशन जो है वो ओपन एयर में होना चाहिए, ना कि क्लासरूम्स के अंदर। फॉर्म ऑफ आश्रम्स में एजुकेशन होना चाहिए, पीस ऑफ नेचर होना चाहिए, फ्रीडम मूवमेंट सीखना चाहिए एजुकेशन में। उसके बाद एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए, इसमें रियल लाइफ चीज़ों को, ना कि लिटरेरी वर्क्स को उसमें मतलब कि सिखाना चाहिए। थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, और जो एजुकेशन है वो रियल लाइफ में काम आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस बनाए थे उसका नाम था शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय। उसी तरह से इन्होंने श्री निकेतन नाम का भी एक बनाया था, जो कि विलेजेस के बच्चों के लिए काम करने के लिए। उसी तरह से ऑन पॉलिटिक्स एंड ब्रिटिश रूल के बारे में इनका क्या कहना था कि इनिशियली टैगोर वॉज फैसिनेटेड विद द लिबर्टी इन द कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश। यानी कि ये पहले ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे, इन्हें लगता था कि ब्रिटिश रूल जो है वो अच्छा है, बट बाद में फिर इन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि वो रूल गलत था। ही वांटेड फ्रीडम फॉर इंडिया बट नाइदर इन अ फॉर्म इन विच इट शट इटसेल्फ अप इन आइसोलेशन। मतलब ये फ्रीडम तो चाहते थे, बट ये भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के जो अच्छे पॉलिसीज़ हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करें। और ये इंग्लिश पोएट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे कि इंग्लिश पोएट्स जो है वो अदर कंट्रीज़ में जो फ्रीडम या इंडिपेंडेंस के लिए जो काम हो रहा है उसे तो सपोर्ट करते थे, जैसे ग्रीस, हंगरी, इटली, पोलैंड, यहाँ पे अगर फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है तो ब्रिटिश जो पोएट्स या जो लिटरेरी व्यक्ति थे वो सपोर्ट करते थे, बट इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है उसके अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स। इसी चलते ये ब्रिटिश जो पोएट्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। इन्होंने बुक लिखा था राजा और प्रजा, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म पे इनका कहना था कि ह्यूमनिज्म पार एक्सेलेंस होना चाहिए, पीस, लव, ग्रेस, ह्यूमनिज्म, ये सब इन्हें लोगों को फॉलो करना चाहिए। उसी तरह से हिस्ट्री और आर्ट के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में इनका कहना था ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग रेदर देन अ पॉलिटिकल एंटिटी और एवर गोइंग प्रोसेस ऑफ रेशियल एंड सोशल सिंथेसिस इनका कहना था। और इन्हें बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पे इन्हें अप्रिसिएशन था। तो ये सब हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आइडियोलॉजी देखा। फ्रेंड्स, इसे समझना खुद मेरे लिए भी और समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था इसे समझाने में। अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी।
तो महात्मा गांधी का ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो ये आप लोग जानते हैं, खुद से लिखिएगा इंट्रोडक्शन, इतना लिटरेरी टाइप से मत लिखिएगा। सिंपल 1 या 2 लाइन का महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा कि उनका बॉर्न इस समय में हुआ था, वो इंग्लैंड से पढ़ाई किए थे, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में उनका रोल था, एक सोशल रिफॉर्मर थे, इस तरह का इनका इंट्रोडक्शन हम लोगों को लिखना है। ये किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस थे, तो किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, लियो टॉल्स्टॉय का जो बुक है उससे, अनटू द लास्ट बाय जॉन रस्किन, गोपाल कृष्ण गोखले, गीता, बाइबल, बुद्ध, सुकरात, प्रोफेट मोहम्मद, इन सबसे ये इन्फ्लुएंस थे। इनका कहना था रिलीजियस बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स में, इनका बस यही कहना था कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन जो है वो टेम करता है सैवेज नेचर ऑफ मैन को, यानी कि रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअल ब्लिस प्रोवाइड करता है और थोड़ा सा आत्म शांति इस टाइप का कुछ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण रिलीजन जो है वो होना चाहिए और पब्लिक को रिलीजियस होना चाहिए और स्टेट में भी रिलीजन का रोल होना चाहिए। नॉन वायलेंस के लिए इनका जो रोल था वो हम लोग जानते हैं, सत्य और अहिंसा वाला, कि एक्सपेक्टेड नॉट टू बी एग्री ऑन दोज हु हर्ट और इंजर्ड हिम, एक्सटेंडेड टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि सभी के लिए सत्य और अहिंसा वाला इनका कॉन्सेप्ट था कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एक्सरसाइज फोर्स ग्रेटर देन ऑल द फोर्स ऑफ ब्रूटैलिटी, यानी कि नॉन वायलेंस जो है वो ग्रेटर फोर्स है देन फोर्स ऑफ ब्रूटैलिटी। ये इनका गांधी जी का कहना था। सत्याग्रह के बारे में इनका कहना था कि रेजिस्टिंग ऑन द बेडरॉक ऑफ सत्य, यानी कि ट्रूथ पे बेस्ड था सत्याग्रह, और सत्याग्रह इज नॉट अ वेपन ऑफ वीक, कवर्ड या अनमाइंड और हेल्पलेस का, सत्याग्रह इज अ वेपन ऑफ विजिलेंट एंड एक्टिव वन, ये इनका कहना था। कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली बाय नॉट बाय अ फायर बट फाइटिंग इविल बाय इविल मल्टीप्लाई इविल, यानी कि इनका कहना था एन आई फॉर एन आई वुड मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इस तरह का कुछ कहना था। मीन्स एंड एंड का कहना था कि मीन्स और एंड दोनों प्योर होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता में कहा गया कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, यानी कि हमें मीन्स करना चाहिए और एंड का चिंता नहीं करना चाहिए, हमें काम अपने अच्छे से करना चाहिए, मीन्स और एंड के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ मीन्स अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से जो यूरोपियन फिलोसफर्स हैं जैसे कांट, उनका कहना कि हमारा, या फिर मार्क्स के बारे में हम लोग बोले, कार्ल मार्क्स या फिर डेन जियोपिंग जो थे चाइना के, तो उनका कहना है कि हमारा एंड अच्छा होना चाहिए, अगर अंत भला तो सब भला, यानी हमारा मोटिव होना चाहिए एंड, कि एंड अच्छा अगर हो गया तो हम लोग किसी भी मीन्स से अगर एंड तक पहुंच जा रहे हैं, वायलेंट नॉन वायलेंट, तो सब चलेगा, हमारा एंड अच्छा होना चाहिए, ये कहना था यूरोपियन फिलोसफर्स का, या फिर मार्क्स का, या फिर डेन जियोपिंग का, इनका ये कहना था। वहीं मीन्स का कहना है भगवत गीता में कि कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। वहीं गांधी जी का कहना है कि मीन्स और एंड दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एंड भी अच्छा हमें अचीव करना चाहिए और मीन्स भी हमारा नॉन वायलेंट होना चाहिए, ट्रूथ पे बेस्ड होना चाहिए, यही गांधी जी का था। ट्रस्टीशिप पे इनका कहना था वही सर्वोदय वाला, कि सभी का ट्रस्टी होता है, कोई भी चीज़ जो होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़, इसीलिए हम सबों को उसे एज अ ट्रस्टी यूज़ करना चाहिए, ना कि एज अ ओनर, और हमें सबका फ़ायदा देखना चाहिए। ये ट्रस्टीशिप पे था गांधी जी का। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, इसमें भी गांधी जी का यही सब दिया हुआ है कि पॉलिटिकल, गांधी जी का स्क्वायर ऑफ स्वराज था, मतलब कि स्वराज के बारे में गांधी जी का जो कहना था वो 4 पार्ट में था। स्वराज का पहला पार्ट था पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल स्वराज होना चाहिए, यानी ब्रिटिशर्स से पावर ट्रांसफर खुद में करना चाहिए। सोशल स्वराज, यानी कि खुद से सोशल रिफॉर्म लाना चाहिए। इकोनॉमिक स्वराज, यानी इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी हिंद स्वराज वाला और ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो। और मोरल स्वराज, यानी कि हमें मोरली राइट होना चाहिए, हमें कुछ खुद भी गलत काम नहीं करना चाहिए। सर्वोदय का इनका कॉन्सेप्ट था कि वेलफेयर ऑफ ऑल, कंसाइंस एफर्ट ऑफ एवरीवन इन द कम्युनिटी, इस टाइप का। सोसाइटी इन विच देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट एंड क्रीड, लास्ट मैन तक बेनिफिट पहुंचे, ये इनका कहना था सर्वोदय का। प्रोहिबिशन का था इनका कि प्रोहिबिशन को लागू किया जाना चाहिए, और इसी से इंस्पायर होकर हमारे स्टेट ने प्रोहिबिशन को लगाया है। आप मुझे अगर याद होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार में प्रोहिबिशन कब से लागू हुआ है। आर्टिकल 47 में प्रोहिबिशन की बात कही गई है। गांधी जी का कहना था कि क्रिटिकल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स। उसी तरह से इनका कहना था कि अगर वो एक दिन के लिए भी डिक्टेटर बनाया जाते हैं या 1 आवर के लिए भी, तो उनका सबसे पहला काम होगा कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को वो बैन कर दें। ये क्रिटिकल थे। आबकारी टैक्स का, यानी टैक्स ऑन अल्कोहल जो है वो इनका कहना था कि सिंफुल है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लेना चाहिए अल्कोहल पे, बल्कि अल्कोहल को बैन कर देना चाहिए, और यही इसी से हमारा स्टेट भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो उसी तरह से आइडिया ऑफ सोशलिज्म पे हम लोग देखते हैं कि सोशलिज्म पे, गांधीयन सोशलिज्म जो है वो बेस्ड था ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे। अब हम लोग देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का थॉट। तो इनके एंसेस्टर्स जो थे वो कश्मीरी थे, और ये कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। इनका बुक जो था उसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विल एंड टेस्टामेंट, ये सब इन्होंने बुक लिखा था।
कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म पे इनका कहना था कि सेकुलरिज्म इंडिया में होना चाहिए, ना कि कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को ये कहते थे कि इंडियन फॉर्म ऑफ फासिज्म, यानी कि कम्युनिज्म जो है वो इंडियन फॉर्म ऑफ फासिज्म है, जो बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा इटली में लाया गया था। और इसीलिए हमारे पास सेकुलरिज्म होना चाहिए। जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म नहीं था, तो फिर बाद में सेकुलरिज्म को ऐड भी किया गया नेहरूअन थॉट पे। उसी तरह से सोशलिज्म पे कहना था इनका कि ये पहले तो हमने जानना चाहिए कि ये सोशलिस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सोशलिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने सोशलिज्म के लिए बहुत काम किया था। इनका कहना था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बेस्ड ऑन लॉजिक एंड साइंटिफिक अप्रोच, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कैपिटलिज्म को और स्टेट ओनरशिप को, और इस दोनों के बीच में होगा सोशलिज्म। उसी तरह से थॉट ऑन फॉरेन पॉलिसी अगर हम लोग देखें तो इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसमें इन्होंने ना तो रशिया ना तो अमेरिका का साथ दिया, बल्कि एक बीच में अपना एक स्थान इस्टेब्लिश किया। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज पीसफुल डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। और इसको प्रमोट करने के लिए नेहरू जी ने पंचशील का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो चाइना एग्रीमेंट के लिए भी। तो ये पंचशील था: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये नेहरू जी का थॉट था। अब हम लोग देखते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग मधुबनी पेंटिंग में देखते हैं, ये जनरली आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन सब कोई पढ़ते हैं तो हम लोग भी इसे पढ़ लेंगे। तो हम लोग को इसका इंट्रोडक्शन में वही लिखना है कि ये कहाँ पे पाया जाता है। जो मिथिलांचल वाला रीजन है वहाँ पे हेरिटेज ऑफ बिहार है, कल्चरल हेरिटेज है ये हमारा। डे टू डे लाइफ को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इमेंसिपेशन को दिखाता है, क्योंकि मेनली वुमेन इस पेंटिंग को करती हैं। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है अब ये ऑलरेडी। हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं कि इसका हिस्ट्री जो है वो लॉर्ड राम से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखते हैं किंग जनक ऑर्डर पेंटिंग द वॉल द होल स्टेट ऑफ जनकपुर इन कलरफुल पेंटिंग्स लेटर नोन है मधुबनी पेंटिंग्स, ये वाला था। उसके बाद ये फिर थोड़ा विलुप्त टाइप का हो गया था, लोग उतने ज़्यादा इसमें अवेयर नहीं थे। ये चल तो रहा था पर नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसका नहीं था, जो कि स्टार्ट होता है 1934 में, जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स अर्थक्वेक के बाद वहाँ पे सर्वे करने या रिलीफ मेजर्स लेके आते हैं, तब उन्हें पता चलता है इस पेंटिंग के बारे में। और फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगता है या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसमें मिलता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल था सीता देवी नाम की मैडम का, जिन्होंने इसे प्रमोट किया था। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग जो है उसमें दो टाइप का मेनली होता है, एक होता है वॉल पेंटिंग और दूसरा होता है अरिपन। तो अरिपन जो है वो होता है फ्लोर पेंटिंग, और वॉल पेंटिंग जो होता है वो होता है फ्रेस्को पेंटिंग। हम लोगों ने जब आर्ट एंड कल्चर देखा था तो हम लोगों ने देखा था म्यूरल पेंटिंग्स। म्यूरल पेंटिंग यानी कि जो वॉल पे या फिर केव्स में किए जाते हैं उसे हम लोग म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। और म्यूरल जो है वो दो टाइप का होता था, एक फ्रिस्को सीको और फ्रेस्को बुआन। ये सब हम लोगों ने देखा है। तो वॉल पेंटिंग वही फ्रेस्को पेंटिंग था, और अरिपन पेंटिंग जो है वो फ्लोर पेंटिंग था। अब वॉल पेंटिंग का भी दो टाइप होता था, एक होता था गोसाइन और दूसरा होता था कोहबर। तो गोसाइन में क्या होता था कि इसमें रिलीजियस नेचर का होता था, और इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म किए जाते थे, मेनली पूजा रूम जो होता है वो, और इसमें जो गॉड एंड गॉडेसेस के मोटिव्स थे वो ये थे। हम लोग देखते हैं कि नेचर का जैसे रिलीजियस था, और मोटिव्स जो थे गॉड का, जैसे राम सीता कृष्ण राधा शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी, इस तरह के इसमें मोटिव्स थे। और ये जनरली ब्राह्मण और कास्ट फैमिली के द्वारा बनवाए जाते थे। और जो कोहबर पेंटिंग था वो थोड़ा सा सेंसुअस था, डेडिकेटेड टू न्यूली वेडेड कपल होता था इसमें। और इसमें सभी जो इसमें मोटिव्स थे वो कुछ इस प्रकार के थे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मोटिव्स बनाए जाते थे। इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि मधुबनी पेंटिंग जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल पेंटिंग नहीं होता है। उसी तरह से बैकग्राउंड में फ्लोरा और फौना इस तरह से दिखाए जाते हैं कि लीव्स, ट्री, ग्रास, फ्लावर्स ये सब दिखाए जाते हैं बैकग्राउंड में। उसी तरह से फौना में बर्ड्स, एनिमल, फिशेज ये सब दिखाया जाता है। कुछ मिथिकल या इमेजरी फीचर्स भी दिखाया जाता है, और बहुत सारे एनिमल्स भी इसमें डिपिक्टेड होते हैं। अब हम लोगों ने वॉल पेंटिंग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में अरिपन पेंटिंग, यानी कि जो फ्लोर पेंटिंग होता है। अरिपन भी 2 तरह का होता है। एक तो होता है कि आउटसाइड बनाया जाता है, गेट के एंट्रेंस जो गेट होता है उसके बाहर, जिसे हम लोग रंगोली कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो अंदर बनाया जाता है कोर्टयार्ड में, यानी कि आंगन के अंदर जो बनाया जाता है, इसे भी हम लोग काइंड ऑफ रंगोली ही कहते हैं। तो ये रंगोली से थोड़ा मिला जुला टाइप का है, और इसमें शोकेस किया जाता है वही वेजिटेशन, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब को शोकेस किया जाता है। थीम इसका होता है तांत्रिक, सिंबॉलिक या गॉड और गॉडेस दिखाए जाते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होता है। राइस और बहुत सारे कलर्स का में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी पूजा के टाइम इसे बनाया जाता है। ये सब हम लोग देख लिए। उसके बाद फीचर्स क्या है मधुबनी पेंटिंग का, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला ब्रशेस। तो पहले इसमें ब्रश जो यूज़ किया जाता था, पहले उंगलियों से बनाए जाते थे, यानी कि हैंड या फिंगर से बनाए जाते थे, या फिर बैम्बू स्टिक ये सब चीज़ से बनाया जाता था।
फिर बाद में अभी पेंट ब्रश से भी इसे डेवलपमेंट के बाद बनाया जाने लगा, ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मोटिव्स, हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ का बना होता था, जैसे फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब। उसके बाद हम लोग देखते हैं कलर्स कौन कौन सा यूज़ होता है। इसमें कलर्स जो होते हैं वो पहले नेचुरल कलर्स यूज़ होते थे, अब सिंथेटिक कलर्स भी इसमें यूज़ होने लगते हैं। जैसे कलर्स जो है वो है ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब होता है। कॉमर्शियली अवेलेबल कलर्स का भी अब इसमें इस्तेमाल होने लगा है। पहले क्या होता था कि नेचुरल कलर्स जो होते थे, जैसे फ्लावर्स से, लीव्स से, उसके बाद लाइमस्टोन से, ये सब से कलर, हल्दी से, ये सब से कलर इसमें इस्तेमाल किया जाता था। अब जो है कॉमर्शियल जो कलर मार्केट में अवेलेबल है उससे भी बनाया जाता है। और इसका खास बात यह है कि इंस्टेड ऑफ ब्यूटी द डिपिक्ट लाइफ हैज़ बीन शोन, यानी डेली लाइफ इसमें शो किया जाता है रेदर देन ब्यूटी। जैसे हम लोगों ने मुगल पेंटिंग देखा था जब, तो हम लोगों ने देखा था कि मुगल पेंटिंग में ब्यूटी दिखाना एक स्पेशल फीचर था उसका, जैसे कोर्ट सीन्स, उसके बाद फिर गोल्ड इनेमल्ड, ये सब चीज़ दिखाया जाता था उसमें, वुमेन डांसर्स, ये सब कुछ दिखाया जाता था। वहीं मधुबनी पेंटिंग में अगर हम लोग बात करें तो इसमें फीमेल ब्यूटी के जगह पे जो डेली लाइफ सीन्स है, डे टू डे वर्क का, उसे दिखाया जाता है इसमें। और कलर्स कैसे कैसे इस्तेमाल होते थे पहले, तो वो है जैसे ब्लैक होता था, काजल का इस्तेमाल करके ब्लैक कलर यूज़ किया जाता था, येलो के लिए हल्दी यूज़ किया जाता था, उसी तरह से रेड जो है वो कुसुम फ्लावर यूज़ किया जाता था, ऑरेंज के लिए पलास फ्लावर, ग्रीन के लिए लीव्स को पीस कर बनाया जाता था। ऐसा कलर्स इसमें इस्तेमाल किया जाता था। करेंट सिनेरियो क्या है कि बहुत सारे इसमें वुमेन को ऑलरेडी पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, इसका रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। शशिकला देवी जी ने इसे जापान में भी ऑर्गेनाइज किया है। तोकामाची नाम का एक जगह है जापान में, वहाँ पे इसके लिए म्यूजियम में बनाया गया और बहुत सारे ट्रेन्स को भी कलर किया जा रहा है, वॉल को कलर किया जा रहा है। यही उसके बाद फिर लास्ट में हम लोगों को कंक्लूजन में ये लिखना है कि हमारे डेली लाइफ को डिपिक्ट करता है, इसे नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, हमें इस पर बहुत ज़्यादा प्राइड है। यही हम लोग इसका लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं पाल आर्ट। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं पाल आर्ट, फीचर्स ऑफ पाल आर्ट। तो पाल आर्ट जो है वो बेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म है। जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा था मौर्यन आर्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था पोस्ट मौर्यन आर्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था गुप्ता आर्ट, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट हो गए थे दिल्ली सुल्तान और मुगल आर्ट में। हम लोगों ने बीच का पीरियड छोड़ दिया था गुप्ता के बाद और दिल्ली सुल्तान से पहले का, और हमने बोला था कि जब हम लोग पाल आर्ट देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इस समय में कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स चल रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ एक दो देखे थे हम लोगों ने, जैसे गुजरात का, उसके बाद फिर राजस्थान का थोड़ा मोड़ा आर्ट हम लोगों ने देखा था। मेनली उसमें जो आता है वो है पाल आर्ट, जो 8th से 12th सेंचुरी के बीच वाला पीरियड था उस समय। तो पाल आर्ट वॉज वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट विच इंक्लूडेड स्प्लेंडेड आर्किटेक्चरल फॉर्म्स। अब हम लोग पाल आर्ट को ऐसे कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद हम लोग पाल आर्ट को देखेंगे। पहला पाल आर्ट को कैटेगराइज हम लोग करते हैं कि इसमें दो तरह के काम हो रहे थे, पहला था आर्किटेक्चरल और दूसरा था स्कल्पचरल। तो आर्किटेक्चर में पाल आर्ट में दो चीज़ें बनती थी, एक बुद्धिस्ट से रिलेटेड और एक हिंदुइज्म से रिलेटेड। बुद्धिस्ट में बनता था चैत्य और महाविहार, और हिंदुइज्म में टेम्पल और स्तूप, इस तरह का। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा पार्ट जो था इसका पेंटिंग। अब पेंटिंग में इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग, यानी छोटा वाला जो हम लोगों ने देखा था मैन्यूस्क्रिप्ट 1/6 वाला जो पेंटिंग होता है वो, और दूसरा था वॉल पेंटिंग। उसी तरह से तीसरा जो इसका पार्ट था स्कल्पचर, उसमें हम लोग देखेंगे ब्रोंज स्कल्पचर और स्टोन स्कल्पचर। ये हम लोग टोटल देखेंगे पाल आर्ट में। मैं फिर से बता देता हूँ, पाल आर्ट 3 पार्ट में है, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर। स्कल्पचर में ब्रोंज और स्टोन हम लोग देखेंगे, पेंटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट और वॉल, और आर्किटेक्चर में बुद्धिज्म से रिलेटेड चैत्य, महाविहार, स्तूप, इस तरह का, और हिंदुइज्म से रिलेटेड टेम्पल। ये हम लोग देखेंगे। फीचर्स हम देख लिया। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चरल फॉर्म में, जिसमें क्या था कि बर्न ब्रिक्स का इसमें यूज़ किया जा रहा था। महाविहार बनाए जा रहे थे बहुत सारे पाल राजाओं के द्वारा, और ये महाविहार हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि महाविहार जो होते थे कुछ इस तरह के होते थे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, रूम होता था, वरांडा होता था, कोर्टयार्ड होता था, यानी ये रूम है, बीच में वरांडा है और यहाँ पे कोर्टयार्ड या आंगन है, कुछ इस तरह का महाविहार होता था। पॉपुलर जो महाविहार बनवाए गए थे वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे विक्रमशिला जो कि धर्मपाल ने बनवाया था, उदानपुरी जो कि गोपाल ने बनाया था, और सोमपुरी जो कि धर्मपाल ने बनवाया था। तो ये कुछ पॉपुलर जो महाविहार थे वो हम लोगों ने देख लिया। चैत्य जो होता है वो बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स होता है वो होता है, इसे भी बनवाया गया था महाविहार के आसपास। अब हम लोग देखते हैं टेम्पल्स। तो बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए थे पाल वंश के समय में, और मेजरली ये नगर स्टाइल में बनाए गए थे। अब नगर स्टाइल क्या होता है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, और नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि नगर स्टाइल क्या था, द्रविड़ स्टाइल और वेसर स्टाइल, और इसका वीडियो अपलोड है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो हम लोग टेम्पल जो है यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो टेम्पल का लिखा हुआ उतने अच्छे से नहीं है, मैंने इसे खुद से नोट्स बनाया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेम्पल्स जो बनवाया गया था वो। तो टेम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टेम्पल्स जो है एक्सप्रेस लोकल वंग आर्ट, यानी कि नगर स्टाइल तो था, नगर स्टाइल में भी बंगाल का जो स्टाइल था थोड़ा सा अलग था। ये आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले में पढ़ा होगा
नोट्स में। तो लोकल जो स्टाइल था, वंग स्टाइल या बंगाल का जो स्टाइल था, नगर स्टाइल के अंदर सब कैटेगरी, उससे इन्फ्लुएंस था। महिपाल ने हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स या टेम्पल्स बनवाए थे काशी या बनारस में। उसी तरह से विष्णुपद टेम्पल जो बनवाया गया था उसमें अर्ध मंडप बनवाया गया था पाल वंश के द्वारा। शिव टेम्पल बनवाया गया था कोंच गया में, और इसमें लैटिक वर्क दिखाया गया है विंडो में। लैटिक वर्क मतलब ऐसे जाली वाला चीज़ दिखाया गया है विंडो में। उसी तरह से रॉक कट टेम्पल बनाया गया है कहलगांव भागलपुर में, जिसमें वॉल्टेड रूफ बनाया गया। वॉल्टेड रूफ इस तरह से वैगन वाला, जो अगर हम लोग साउथ इंडिया या दक्षिण या द्रविडियन आर्ट देखते हैं तो ऊपर में हम लोग देखते हैं कि जैसे नॉर्थ में ऐसा शिखर होता है ऊपर टेम्पल में, ऊपर इस तरह से ट्रायंगुलर शिखर। और जब साउथ इंडिया का हम लोग जाते हैं तो कुछ इस तरह का वॉल्टेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर मैं फिर से बना दूँ तो कुछ इस तरह का होता है। ऐसे टेम्पल आएगा ऐसे, और यहाँ पे शिखर ऐसे पॉइंटेड ना होके कुछ इस तरह का वॉल्टेड स्ट्रक्चर होता है, कुछ वैगन टाइप का, ट्रेन के इंजन टाइप का, तो कुछ उसे ही वॉल्टेड स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसी तरह से सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बनाया गया है बर्दवान में। बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए पाल के द्वारा पुरुलिया में। अदर जो स्ट्रक्चर्स बनवाए गए तो रामपाल ने बनवाया रामावती नाम का एक कैपिटल। उसी तरह से रिमेन ऑफ एंटीचक में हमें मिलता है बहुत सारा बिल्डिंग्स, नालंदा में मिलता है, पॉन्ड्स बनाए गए थे। तो ये सब कुछ पाल के द्वारा टेम्पल्स बनाए गए थे। स्कल्पचर्स में हम लोग देखते हैं, सॉरी स्तूपा में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास इसमें बनाए गए थे। और इसमें जो रेलिक्स थे उसमें यष्टि छत्र, हर्मी, गुंबद, प्रदक्षिणापथ, वेदिका, तोरण द्वार, ये सब बनाए गए थे। तो ये सब क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत डिटेल में स्तूप का आर्किटेक्चर पढ़ा है, तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बनाया हुआ, तो आप इसे देख सकते हैं। अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स भी देखेंगे। तो हम लोग पेंटिंग्स में जैसे हम लोगों ने देखा था कि दो तरह का पेंटिंग देखा था हमने, मैन्यूस्क्रिप्ट और वॉल पेंटिंग। तो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स जो है उसमें जो कलर्स यूज होते थे RGB BW, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू वाला, और ब्लैक एंड वाइट, ये कलर्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। सिमिलर टू अजंता पेंटिंग्स था। अजंता पेंटिंग्स में जैसे हमने पढ़ा था कि थोड़ा रेडिश टाइप का कलर्स था, वो कलर था। डिपिक्शन था, नैरो लाइंस बनाए गए थे, सेंसुअस पेंटिंग्स था। उसी तरह से तांत्रिसिज्म या वज्रयान का इसमें इन्फ्लुएंस था, और ये इन्फ्लुएंस करता है नेपाली या बर्मीज़ आर्ट को। पाम लीव्स में बनाए गए थे। और इसके जो इम्पॉर्टेंट जो हमें मिलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो है अष्ट साहसरिक, प्रज्ञा परिमिता और पंचरसक। ये 3 पेंटिंग्स हमें इसमें मिलते हैं मेनली मिनिएचर। और इन तीनों का नाम आपको 100% याद रखना। अगर पाल आर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये 3 नाम आप लोगों को लिखना ही लिखना है। और ये 3 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो कैम्ब्रिज म्यूजियम इंग्लैंड में आज भी प्रिजर्व्ड है। और ये जो पेंटिंग्स थे ये बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म से मिक्स थे और बनाए गए थे। महायान और वज्रयान सेक्ट से इन्फ्लुएंस थे। अब हम लोग ने मैन्यूस्क्रिप्ट देख लिया, अब हम लोग देखते हैं वॉल पेंटिंग। तो वॉल पेंटिंग बहुत सारे बनाए गए थे, जिसमें हम लोग यहाँ पे ऊपर देखते हैं, देखिए यहाँ पे कि हियर एट बॉटम ऑफ प्लेटफॉर्म मेनी ग्रेनाइट स्टोन्स, फ्लास ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, ये सब बनाया गया था। हॉर्सेस का इमेज, डांसर्स का, बोधिसत्वा का इमेज बनाया गया था वॉल पेंटिंग में। उसी तरह से इम्पैक्ट ऑफ अजंता और बाघ पेंटिंग्स इसमें दिखाया गया। बाघ पेंटिंग क्या था आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसी तरह से सराय किला नाम के, नालंदा नाम के जगह में भी बहुत सारे पेंटिंग्स दिखाया गया। और इसमें एक दिखाया गया, ये बहुत पॉपुलर है, वुमेन कैन बी सी डूइंग मेकअप वाइल लुकिंग एट द मिरर। ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं स्कल्पचर्स आर्ट फॉर्म। तो स्कल्पचर आर्ट फॉर्म में 2 टाइप का स्कल्पचर हम लोग को देखना है, एक था ब्रोंज वाला और एक था स्टोन वाला। तो सेंटर में कुकरीहार और नालंदा में स्कल्पचर्स आर्ट हमें मिलते हैं। ब्रोंज आर्ट में था कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से इसे बनाया गया था। उसी तरह से प्लेन फ्रॉम बिहाइंड बट डिपिक ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेशन इन द फ्रंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% याद रखना है। ये मतलब कि की एलिमेंट है पाल आर्ट का, कि जो इसमें स्कल्पचर्स बनाए जा रहे थे, अगर हम लोग इसे इस तरह से यहाँ पे बनाएं कि इस तरह से जैसे फेस है, हाथ है, पैर है, कुछ इस तरह से, और पीछे से पूरा ब्लैंक था इस तरह का, यानी कि अगर ये ऐसा वॉल है तो इस वॉल में अगर स्कल्पचर बना हुआ है तो सिर्फ इसमें सामने का जो पोर्शन है वही दिखाई देगा, पीछे से ये ब्लैंक रहता था, इनकम्प्लीट रहता था। तो ये बेसिक फीचर था पाल आर्ट का कि इसमें सिर्फ सामने से फ्रंटल शेप दिखाया जाता था और उसमें बहुत ज़्यादा हेवी ऑर्नामेंटेशन, सेंसुअल या फिर ब्यूटी को दिखाया जाता था, लेकिन पीछे से ये पूरा ब्लैंक था। और इसे बनाने वाले जो थे पायोनियर्स या फिर जो इसमें बनाने वाले जो स्कल्पचर या पेंटर थे, उनका नाम था धीमन और विथपाल। और ये देवपाल और धर्मपाल के टाइम पे काम करते थे। ऐसे इमेजेस हमें मिलते हैं देखने के लिए गया में, नालंदा में, सुल्तानगंज में। और उसी तरह से इसमें जो थीम्स थे वो थे बुद्ध, बलराम, विष्णु, बोधिसत्व, इनके इमेजेस हमने देखने को मिलते हैं। स्टोन स्कल्पचर्स में अगर हम लोग बात करें तो ये बसाल्ट के बने मिलते हैं, यानी कि ग्रेनाइट के।
और ये मिलता था मुंगेर और संथाल परगना वाले क्षेत्र में। अभी हम लोगों ने संथाल रिबेलियन पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि राजमहल पहाड़ियाँ, तो उन्हीं पहाड़ियों में से वो बसाल्ट निकाला जाता था, स्टोन, और उससे फिर ऑर्नामेंटेशन या फिर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है कि आर्किटेक्चर जो है वो बर्न ब्रिक का बनाया जाता था इंस्टेड ऑफ स्टोन, जिसके कारण वो उतना ज़्यादा परमानेंट नहीं था और अब बहुत कम अवेलेबल है, ज़्यादातर टूट फूट गया। और स्टोन के जो बनाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा हेवी थे, बैकग्राउंड उसका ब्लैंक रहता था, यानी पीछे से बना हुआ नहीं रहता था, सिर्फ फ्रंट शेप जो रहता था वही बना रहता था। उसके बाद इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन ब्यूटी को दिखाने का कोशिश किया गया है। उसी तरह से इसमें एक और फीचर मिलता है पाल आर्ट का कि जो इमेजेस या स्कल्पचर या टेम्पल जो बनते थे उनमें डेट मेंशन रहता था कि ये कब बनाया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जिसके कारण हमें डेट्स का एग्जैक्ट पता चलता है कि ये कब बनाया गया है और किस किंग का कब कब रूल था। तो ये सब कुछ बेसिक फीचर्स थे पाल आर्ट के। और इसका कंक्लूजन में हमें यही लिखना है कि पाल आर्ट जो है, पाला जो थे वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में लिप्त थे, यानी कि पाल राष्ट्रकूट और गुजर प्रतिहार का जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था मिडिवल पीरियड में कन्नौज को कब्जा करने के लिए, उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। फिर भी इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत एक हाइट तक लेके गए। इसके कारण पाल जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली हमारे स्टेट के लिए। तो ये हम लोगों ने पाल आर्ट पूरा देख लिया। लास्ट में थोड़ा सा टेराकोटास के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि विक्रमशिला जो महाविहार है उसमें टेराकोटा के बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं, जिसमें बुद्ध, बोधिसत्वा, बुद्ध, विष्णु, वराह, ये सब के इमेजेस देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को सिर्फ एक लास्ट पढ़ना है, वो है हमारा पटना कलम पेंटिंग। क्योंकि हम लोगों ने मॉडर्न आर्ट का पूरा एक डिटेल वीडियो देख लिया है, इससे मोर देन 10 टाइम्स डिटेल वीडियो मॉडर्न आर्ट का हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर वाले में देख लिया है। इसीलिए हम लोग मॉडर्न आर्ट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। मैंने नोट्स कंटिन्यू रहे इसीलिए दे दिया है कि हम लोगों ने मिथिला पेंटिंग देखा, उसके बाद पाल आर्ट देखा, फिर मॉडर्न आर्ट, पटना कलम, ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये नोट्स दे दिया है, बट हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडर्न आर्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक दिन लेक्चर में देख लिया है। तो हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं पटना कलम पेंटिंग के लिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पटना कलम पेंटिंग। तो ये शॉर्टकट में है, ये 4 पेज का नोट्स है, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं पटना कलम पेंटिंग। बैकग्राउंड इसका यही है कि जब हम लोग मुग़ल पेंटिंग देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि मुग़ल एरा में बहुत अच्छा पेंटिंग हो रहा था। हुमायूं ने अब्दुल समद और मीर सैयद अली को पेंटिंग के लिए लेकर आया। उसके बाद फिर अकबर ने पेंटिंग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, जहांगीर ने उसे और पीक तक पहुंचाया। शाहजहां के टाइम पे थोड़ा सा कोर्ट सीन्स ज़्यादा दिखाने लग गए। उसके बाद औरंगजेब के टाइम पे पूरा वाइट वॉश कर दिया गया, पेंटिंग खत्म कर दिया, पेंटिंग डिपार्टमेंट समाप्त हो गया। तो जो शिफ्ट हुआ कि पेंटर्स को जो पैट्रोनेज नहीं मिलने लगा तो वो लोग शिफ्ट हो गए। तो वो लोग हमने देखा कि राजस्थान चले गए, पहाड़ी एरिया में चले गए, उसके बाद कलकत्ता आ गए। तो कलकत्ता में वहाँ पे फ्लरिश हो रहा था, लेकिन फिर कलकत्ता में क्या होता है कि मीर जाफ़र का एक बेटा रहता है, उसका नाम रहता है मीर मीरन। तो मीर मीरन जो है वो भी औरंगजेब टाइप का था, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था। इसके कारण उसने भी पेंटिंग को बैन कर दिया और पेंटर्स को भगा दिया, जिसके कारण जो अब कलकत्ता में भी उन्हें पैट्रोनेज नहीं मिलने लगा तो पेंटर्स जो है शिफ्ट करने लग गए पटना की ओर। और पटना की ओर आने का रीज़न था कि पटना जो है, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ये स्टोरी जो है हम लोगों ने, ये स्टोरी जो है ऊपर का, ये ऑलरेडी अभी मैंने बताया आप लोग को, तो ये था स्टोरी। अब हम लोग पटना कलम स्टार्ट करते हैं। पटना में पेंटर्स के आने का मेन रीज़न था कि मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल का कैपिटल था उससे ये नज़दीक था पटना। पटना धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, यानी फ्लरिशिंग टाउन था। बहुत सारे इसमें मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ब्रिटिशर्स, ये सब धनी व्यक्ति थे जो कि पैट्रोनेज दे सकते थे। उसके बाद दरभंगा के राजा, हथुआ के राजा, ये सब सपोर्ट कर रहे थे पेंटिंग्स को। उसके बाद यूरोपियन फैक्ट्रीज बन रहा था, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। इसके कारण पेंटर्स जो है यहाँ आ जाते हैं पटना में। तो अब हम लोग देखते हैं कि पटना कलम में इसी कारण से जो है 3 लोगों का, 3 आर्ट का इन्फ्लुएंस मिलता है। पहला तो था मुगल आर्ट का, क्योंकि मुगल कोर्ट का ही बेसिकली सीन्स जो था वो कलकत्ता शिफ्ट हुआ और फिर यहाँ आया, तो मुगल पेंटिंग का इसमें इन्फ्लुएंस मिलता है। ब्रिटिशर्स थे इसीलिए ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस मिलता है। पर्शियन पेंटिंग्स का भी इसमें इन्फ्लुएंस हम लोगों को देखने को मिलता है। कंपैरिजन विथ मुगल आर्ट, तो ये हम लोगों को कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, हम लोग मुगल आर्ट ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख लिए हैं। बेसिक फीचर ऑफ पटना कलम, इसका था कि ये इन्फ्लुएंस था मुगल, यूरोपियन और पर्शियन आर्ट से। सेंटर था पटना, आरा, दानापुर। पटना में जो जैसे मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला, ये सब में इसमें पेंटिंग्स हो रहे थे। थीम्स था सिंपल और लूसिड थीम था इसमें। सेलिएंट फीचर इसका था कि मिनिएचर आर्ट था। मिनिएचर आर्ट वाला आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मिनिएचर आर्ट का मतलब 1/6, यानी कि 6 फीट का कोई व्यक्ति है तो उसे हमें 1 फीट का इमेज में उसे दिखाना है। तो ये मिनिएचर आर्ट का फॉर्म था। अबाउट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में इमेजेस को बनाए जा रहे थे, स्मॉल और डिटेल इमेजेस। कैनवास इनिशियली पेपर में बनाया जा रहा था, लेकिन फिर बाद में मेटल, आइवरी, लेदर, माइका, शीट्स,
ग्लास, ये सब पे भी इमेजेस बनाने लगे। उसके बाद मेन फोकस जो था इसमें सब्जेक्ट मैटर पे किया जाता था। कलर्स जो है इंडिजिनस कलर्स का यूज़ किया जाता था, लोकली अवेलेबल कलर्स जैसे रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, लाइट येलो, इस तरह के कलर्स। और जो नेचुरली अवेलेबल कलर्स जो थे जैसे फ्लावर से, हल्दी से, फूल से, लीव्स से, ये सब का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्रश जो है इसमें हेयर ऑफ स्क्रियल या फिर पेंट, पिग का, हॉर्स का, पिकॉक का, इनका जो फेदर्स होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। एसिमिलेशन था इसमें यूरोपियन आर्ट का, जैसे शैडो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया जाता था। कजली स्याही टेक्निक इसमें होता था, यानी कि कंटूर नहीं बनाए जाते थे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पहले पेंटिंग में अगर कोई भी पेंटिंग है तो इस तरह से उसका आउटलाइन बनाया जाता है, उसके बाद अंदर कलर किया जाता है। लेकिन पटना कलम का फीचर था कि डायरेक्ट कलर से ही इसे बनाया जा रहा था, कोई आउटलाइनिंग इसमें नहीं की जाती थी। सब्जेक्ट मैटर जो है वो टोटल 6 प्रकार का सब्जेक्ट इसमें बेसिकली दिखाया जाता था। जैसे कॉमन लाइफ जो पहला सब्जेक्ट है उसमें मार्केट सीन्स, उसके बाद बार्बर, कॉबलर, स्नेक चार्मर, गोल्ड स्मिथ, ये सब जो काम कर रहे हैं उसे दिखाया जाता था। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपने पटना कलम पेंटिंग नहीं देखा है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, तो इसमें आपको बहुत सिंपल दिख जाएगा पेंटिंग। उसके बाद इस टॉपिक को पढ़िएगा या फिर इस टॉपिक को पढ़ के पेंटिंग देख लीजिएगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। उसी तरह से फेस्टिवल सीन्स दिखाए जा रहे थे, जैसे दिवाली, होली, पालकी, डोली, मैरिज सेरेमनी, ये सब। एनिमल्स एंड बर्ड्स इसमें दिखाए जा रहे थे, जैसे वेरी डिटेल जो डिलिनिएट वेरी फाइन फीचर्स जो दिखाए जा रहे थे। सिविक पेंटिंग यानी कि इमिटेशंस दिखाए जा रहे थे। ऑब्जेक्ट्स जैसे पॉट, यूटेंसिल, आर्किटेक्चर, जैसे पटना का गोलघर इसमें बहुत अच्छे से पेंटिंग किया गया है पटना कलम में। कैलीग्राफी यानी ब्यूटीफुल राइटिंग, इन 6 तरह के टॉपिक्स पे पेंटिंग बनाए जा रहे थे। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता था और वाइट या प्लेन बैकग्राउंड में इसमें पेंटिंग्स बनाए जाते थे। फीचर्स थे पेंटिंग का क्या कि इसमें संकेन आई, पॉइंटेड नोज, लीन फेस और लीन बॉडी इसमें दिखाया जाता था। और मेन का इसमें क्या फीचर्स था कि हेवी आईब्रो और बिग मुस्टैक्स यानी कि बड़ी बड़ी मूछें और आईब्रो इसमें दिखाए जाते थे। एग्जाम्पल्स क्या क्या है पेंटिंग का, तो मुस्लिम मैरिज सेरेमनी जो शिव दयाल लाल नाम के व्यक्ति ने बनाया है। रानी गांधारी पेंटिंग जिसे महादेव लाल ने बनाया है। रागिनी पेंटिंग जिसे महादेव लाल ने बनाया है। विरहनी पेंटिंग जिसे महादेव लाल ने बनाया है। उसी तरह से बेगम की शराबखोरी पेंटिंग जिसे यमुना प्रसाद ने बनाया है। उसी तरह और जो पेंटर थे उनके नाम थे सेवक राम, हुलास लाल, महादेव लाल, टुन्नी लाल, नित्यानंद लाल, ऐसे पेंटर्स थे। उसी तरह से पेंटर्स जो है लेटर जो पेंटर्स आए उनका नाम था ईश्वरी प्रसाद वर्मा, राधा मोहन बाबू, ये सब थे। फीमेल पेंटर्स भी थी कुछ जिनका नाम था सोना बीबी और दच्चो बीबी। और राधा मोहन बाबू जो थे उन्होंने पटना स्कूल ऑफ आर्ट इस्टेब्लिश किया था, जो अभी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बनकर आ गया है। अब हम लोग लास्ट इसका देखते हैं कि ऑल्सो नोन एज, इसे कंपनी पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, मार्केट पेंटिंग या फिरका पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग ये सब कुछ देख लिया हमने पटना कलम पेंटिंग का। अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो ये हमारा बिहार का प्राइड है, यानी प्राइड ऑफ बिहार। और अभी ये पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे रखे गए हैं पटना कलम पेंटिंग्स, तो पटना म्यूजियम में आप लोग जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं पटना कलम पेंटिंग को। खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है पटना में वहाँ, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है पटना में वहाँ, नेशनल म्यूजियम कलकत्ता में ये पेंटिंग्स हैं, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन और नेशनल म्यूजियम दिल्ली में पटना कलम पेंटिंग्स रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसके पीछे डिक्लाइन का क्या कारण है कि हम लोग देखते हैं मधुबनी पेंटिंग जो है वो हज़ारों साल से चला आ रहा है पर डिक्लाइन नहीं हुआ। पटना कलम पेंटिंग कुछ साल फ्लरिश करने के बाद, क्योंकि कलकत्ता से मीर मीरन के द्वारा जब भगाया जाता है उसके बाद से ये स्टार्ट होता है और अभी ये डिक्लाइन हो चुका है। तो मतलब कि 100-200 साल फ्लरिश करने के बाद ये पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। अब मधुबनी पेंटिंग हज़ारों सालों से चला आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि ये इन्वेंशन ऑफ मशीन और प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस और मशीन आ गया तो अब हम लोग डायरेक्ट फोटो खींच लेते हैं, फोटो कॉपी करा लेते हैं, कलर प्रिंट या कलर जेरोक्स इस तरह का चीज़ हम लोग करा लेते हैं। तो पटना कलम के पेंटिंग को कोई अब खरीदने वाला ही नहीं बचा। टेक्निकल ग्रोथ स्टॉप हो गया, बहुत ज़्यादा पेंटर्स अब नहीं बचे, पेंटर्स अब दूसरे काम में चले गए, बिजनेस डिक्लाइन हो गया। फोटोग्राफी कैमरा आ गया, अब हम लोग खुद ही कैमरा से खींच लेते हैं, अब स्मार्टफोन का ज़माना है। पेंटर्स शो एवर्जेंस, यानी कि अब कॉमर्शियल वैल्यू नहीं रह गया इसका, इसी चलते। और अगर हम लोग कंपेयर करें मधुबनी पेंटिंग से तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये एक फोक आर्ट है, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता है और इसे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पटना कलम पेंटिंग जो है वो कॉमर्शियल पेंटिंग था, इसके लिए स्पेशली कॉमर्शियल पेंटर्स होते थे जो वो पेंटिंग करके बेचते थे, इसी चलते ये फ्लरिश नहीं किया, डिक्लाइन किया। और मधुबनी पेंटिंग के साथ था कि ये वॉल पेंटिंग था और लोग इसे अपने घरों में करते थे, इसी चलते ये जनरेशन टू जनरेशन चलते रहा। और इसका कंक्लूजन है कि इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए और इसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ के द्वारा आज पूरा मॉडर्न बिहार का हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया गया है। लगभग 99% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। द पीसीएस स्टडीज़ चैनल में जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।